हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32 का दूसरा लेक्चर हम पढ़ेंगे। ये हमारा 24वां लेक्चर है एविडेंस एक्ट का। इसमें मेन रूप से हम ये समझेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन का साक्षिक महत्व क्या है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने ये कह दिया कि मुझे इस व्यक्ति ने मुझे मारा है, एक्यूज का नाम बता दिया मरने से पहले कि मुझे इस व्यक्ति ने मारा है। अब यहां पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि उसके इस कथन की जो विक्टिम ने बोल दिया उसकी क्या वैल्यू है, कोर्ट क्या समझेगा इस कथन के आधार पर, क्या सजा दे सकता है या नहीं दे सकता, या फिर और कौन सी चीजें आवश्यक है, इसको समझते हैं। देखो, हम सेक्शन 32 के एक को समझे जिसमें डीडी के बारे में बताया गया है, तो उसमें केवल यह लिखा है कि डीडी का जो स्टेटमेंट होता है वो सुसंगत होता है। उसकी एविडेंसी वैल्यू यानी कि साक्षिक महत्व के संबंध में कुछ नहीं कहता। सेक्शन 32 का जो एक है वो इसके संबंध में शांत है। तो पहला पॉइंट हमने वही लिखा है कि द एक्ट इज साइलेंट, ओनली रेलिवेंसी के बारे में बताता है। फिर इसके संबंध में बहुत सारे केसेस को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में केवल डीडी के आधार पर ही एक्यूज को सजा दे दी है और कईयों में सजा नहीं भी दी है, कई मामलों में, यानी कि उसके कथन के साथ साथ कुछ और साक्ष्य की मांग की है या उस कथन की पुष्टि भी की है। तो यहां पर मेन रूप से जो डिपेंड करता है क्या किसी व्यक्ति के अर्थात डीडी के कथन के आधार पर ही, डीडी के आधार पर ही किसी व्यक्ति को हम सजा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। महत्वपूर्ण चीज ये है कि उस समय की उस केस की परिस्थितियां कैसी हैं, डीडी किस तरीके से किया गया है, क्या डीडी स्पष्ट था, कंप्लीट था, विश्वसनीय था, वॉलंटरी था, क्या जज उसके कथन से सेटिस्फाइड हो रहा था, कोई मन में शंका तो नहीं थी। ऐसा तो नहीं है डीडी करने से पहले उसे पढ़ा दिया गया हो कि भाई तुमको इस नाम के व्यक्ति ने मारा है, या फिर जो विक्टिम ढंग से देख ही नहीं पाया हो, या फिर दो भिन्न प्रकार के डीडी हैं, एक में कुछ कह रहा है दूसरे में कुछ कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है, या फिर वो समझ ही नहीं पा रहा है, कुछ बोल रहा है कुछ निकल रहा है, मतलब इनकम्प्लीट, अनकॉन्शियस से खुद ही नहीं समझ पा रहा है वो। तो वो बहुत सारी स्थितियां हैं, तो डिफरेंट स्थिति में डिफरेंट रूलिंग हो सकती है। तो महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो डीडी की जो कन्विक्शन जो डिपेंड करता है वो सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है और डीडी पर डिपेंड करता है कि वास्तव में डीडी किस प्रकार से किया गया था, उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियां क्या थी, इस पर डिपेंड करता है। विधि की बात करें तो विधि में कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा बार नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को केवल डीडी के आधार पर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करने से रोके। इसके संबंध में कुछ रूलिंग को समझें। जैसे बहुत महत्वपूर्ण केस है, आपको लिखना ही होगा जब आप मेंस लिखेंगे, कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट। तो इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो स्ट्रिक्ट रूल कैन बी मेड, कि हम कोई विशिष्ट यानी कि कठोर नियम नहीं बना सकते कि भाई यदि ऐसा होगी तो हम इस व्यक्ति को कन्विक्ट कर देंगे, कोई ऐसा नियम नहीं बना सकते। ये तो विशिष्ट केस की परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। यदि परिस्थितियां सेटिस्फाइड हो रही हैं, जज सेटिस्फाइड हो रहा है, तो केवल डीडी के आधार पर ही एक्यूज को कन्विक्ट कर सकता है। उसके साथ साथ उस डीडी की संपुष्टि आवश्यक नहीं है, कॉर्पोरेशन आवश्यक नहीं है, अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। यदि जज सेटिस्फाइड हो रहा है, कैन बी डीडी कैन बी सोल बेस ऑफ कन्विक्शन, नो नीड कॉर्पोरेशन। कोर्ट ने यह भी कहा कि डीडी जो है वीकर टाइप एविडेंस नहीं है, जैसे अन्य एविडेंस होते हैं इसी प्रकार से ये भी एविडेंस होता है और उसी प्रकार की वैल्यू रखता है। तो जो सेम कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के मामले में कहा, सेम चीज कही गई RK रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज कही गई। इसके साथ एक केस और हम समझेंगे, रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2017 का मामला है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने लगभग यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि डीडी रिलायबल है, विश्वसनीय है, वॉलंटरी है, स्वेच्छापूर्वक किया गया है और फिट स्टेट ऑफ माइंड किया गया, मतलब जो व्यक्ति कर रहा है उसे करने में समर्थ था, तो और जज संतुष्ट हो जाता है, तो केवल डीडी के आधार पर ही एक्यूज को हम कन्विक्ट कर सकते हैं। डीडी की संपुष्टि आवश्यक नहीं है, कॉर्पोरेशन आवश्यक नहीं है।
तो ये हमने डीडी की वैल्यू समझी। पर आप ये बात भी ध्यान रखिएगा, यदि डीडी अस्पष्ट है, एक से अधिक है, एक में कुछ कह रहा है दूसरे में कुछ और कह रहा है, डीडी बहुत डिले के बाद किया गया है और उसका कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, या फिर डीडी इनकम्प्लीट है, या फिर डीडी विश्वसनीय नहीं है, या फिर डीडी को जब डीडी वो कर रहा था उससे पहले रिश्तेदारों ने उसे पढ़ा दिया, तो उस स्थिति में डीडी की वैल्यू संदिग्ध हो जाती है, उसके साथ फिर संपुष्टि आवश्यक हो जाती है। तो ये चीजें भी समझनी पड़ेंगी। तो डीडी बात करें कैसे भी कर सकता है व्यक्ति, जो डीडी किया जा रहा है, हम बात करें कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझें। तो जो डीडी है, पहला पॉइंट ये है कि क्या डीडी एफआईआर के माध्यम से भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति एफआईआर लिखाता है जाके और लिखाने के पश्चात यदि वो मर जाता है, क्या वो एफआईआर डीडी के रूप में काम आ सकती है? तो बिल्कुल आ सकती है। सेम आर.के. रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अभी हमने पढ़ा, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि एफआईआर की उसके पश्चात व्यक्ति जो पीड़ित था मर जाता है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ डीडी। एक और चीज, यदि कोई व्यक्ति डीडी करता है और उसके पश्चात बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, क्या उसके अधिक लंबे समय तक जीवित रहने से क्या डीडी की वैल्यू प्रभावित हो जाएगी या डीडी खत्म हो जाएगा क्या? तो इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यदि कोई व्यक्ति ने कथन कर दिया उसके पश्चात भले ही काफी दिनों तक जीवित रहे, चाहे भले ही कोमा में पड़े रहे, परंतु वो डीडी ही रहेगा, उसकी वैल्यू प्रभावित नहीं होगी। तो डीडी विल नॉट लूज इट्स वैल्यू ऑन द ग्राउंड दैट पर्सन डाइड लॉन्ग आफ्टर मेकिंग डीडी। तो ये कहा गया नजम फारूकी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में। सेम चीज कही गई प्रदीप वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 2018 का मामला है ये। तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेटेस्ट केस है, कि यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, एफआईआर लिखा दी जाती है, उसके पश्चात यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है 162 में जो 161-62 में जो स्टेटमेंट कर रहा होता है, क्या वहां पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट किए क्या वो डीडी के रूप में ट्रीट हो सकते हैं? और यहां तक उन्होंने कहा कि यदि उसने इन्वेस्टिगेशन किया, बाद में वो 3 महीने बाद मरता है, क्या वहां पर वो स्टेटमेंट डीडी के रूप में रिलायबल या विश्वसनीय हो सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर पहले वाले केस को फॉलो किया कि हाँ, वो डीडी ही माने जाएंगे और रिलायबल होंगे, उसके इतने दिनों तक जीवित रहने से प्रभावित नहीं हो जाता। और 162 का सीआरपीसी की धारा 162 का सेकंड क्लॉज भी ये कहता है कि यदि किसी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 162 में कोई स्टेटमेंट लिखे और उसके साइन नहीं हुए, तो 162 का जो 2 है वो 162 का 1 का एक्सेप्शन है, यानी कि यद्यपि वो अन्य चीजों में तो सुसंगत नहीं होगा, परंतु जो 162 में के 2 में लिखा है वो डीडी पर प्रभावी नहीं होगा। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो स्टेटमेंट लिख रहा है वो डीडी के रूप में सुसंगत हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम पढ़े दूसरा कि डीडी किसको किया जाता है, किया जा सकता है। क्या कोई विशेष व्यक्ति आवश्यक है? डीडी किसी को भी कर सकते हैं, किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को, किसी को भी कर सकते हैं डीडी। दूसरा, क्या डीडी का कोई विशेष फॉर्मेट आवश्यक है कि रिटन में होगा, ओरल में होगा या वर्बल में भी हो सकता है? तो डीडी कोई किसी भी रूप में आवश्यक नहीं है, वो लिखित में, मौखिक में, यहां तक के सिंबॉलिक रूप में द्वारा आचरण से भी हो सकता है, जैसे क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला के केस में भी हमने पढ़ा था। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक डीडी करता है फिर क्या होगा? यदि उसने एक से अधिक डीडी की है, सपोज कर अपने पहले फैमिली मेंबर से किया, फिर पुलिस ऑफिसर से किया, फिर मजिस्ट्रेट से किया, पर सभी डीडीओं में वो सेम बात कह रहा है, क्लियरली कह रहा है, कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है, तो डीडी वैल्यू लूज नहीं करेगा, रिलायबल माना जाएगा। इसके बाद हम करें कि डीडी के संबंध में डिफरेंट प्रोविजन है, इससे मिलते जुलते, जैसे हम बात करें कि 104 और 136 एविडेंस एक्ट का ही। 104 ये कहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात कर रहा है कि जो डीडी के बारे में जो बोलना चाह रहा है, पहले उसे ये साबित करना पड़ेगा व्यक्ति मर गया है, उससे पहले डीडी साबित करेगा। और 136 ये कहता है एविडेंस एक्ट का ही कि रूल जो कोर्ट है इसमें रूल को रिलैक्स कर सकता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पहले आप अपने डीडी को साबित कर दो, बाद में डेथ साबित कर देना। वैसे हम बाद में पढ़ेंगे 104 136, नहीं समझ में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा डीडी के संबंध में महत्वपूर्ण चीज थी।
इसके साथ साथ कुछ इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में डीडी के संबंध में कुछ डिफरेंशिएट है, कुछ अंतर है। जैसे हम बात करें कि इंडियन लॉ में मृत्यु की आशंका होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, परंतु इंग्लिश लॉ में मृत्यु की आशंका होनी जरूरी है। एक और हम बात करें कि इंडियन लॉ में ये जो डीडी है, चाहे सिविल प्रकृति में हो चाहे क्रिमिनल प्रकृति में हो, दोनों ही मामलों में सुसंगत होता है, परंतु इंग्लिश लॉ में केवल या क्रिमिनल मामलों में सुसंगत होता है, और वो भी डेथ में और मर्डर में, जबकि इंडियन लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा डीडी संबंधी अन्य प्रोविजन थे जो कि काफी महत्वपूर्ण है, स्पेशली हमारा हम एविडेंस वैल्यू। अब सेक्शन 33 को समझें तो एविडेंस एक्ट की धारा 33 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी केस में कोई एविडेंस देता है, कोई विटनेस किसी केस में एविडेंस देता है, उसके पश्चात यदि वो मर जाता है, मिल नहीं सकता, बुलाया नहीं जा सकता, आ नहीं सकता, या फिर वो बहुत ज्यादा समय और धन खर्च होगा इसलिए नहीं बुला सकते हैं, तो अब चूंकि उसने पहले स्टेटमेंट दिया था किसी केस में, तो वो जो उसने फैक्ट बोले थे, जो एविडेंस दिया था, वो पश्चातवर्ती आगे वाली कार्रवाई में भी सुसंगत होगा, या फिर उसी केस की अग्रिम अवस्था में भी वही स्टेटमेंट सुसंगत होंगे। ये सेक्शन 33 है। सेक्शन 33 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 32 का एक। तो ये हमारा सेक्शन 32 और 33 हमने समझ लिया, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।